बहुत लोगों को हमारे देश में ये शिकायत है कि उनकी पत्नी हमेशा अपनी माँ से बात करती रहती है। जब तक वो अपनी माँ से बात नहीं करती, घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है। लेकिन जिस भी दिन उसकी माँ का फ़ोन आता है या उसकी माँ अपने घर आ जाए, यानी कि अपनी बेटी के यहाँ पर, तो घर के अंदर कलेश शुरू हो जाता है। क्योंकि वो ऐसे-ऐसे नुस्खे और ऐसी-ऐसी टोका-टाकी और ऐसी तरकीबें बताती रहती है, जिससे घर की शांति भंग होती है। यहाँ तक होता है कि दोनों के अंदर डिवोर्स हो जाती है और कई-कई साल कोर्ट के अंदर केस चलते हैं। जहाँ पर दामाद की यही शिकायत होती है कि मेरी सास बहुत ज़्यादा मेरे घर के अंदर हस्तक्षेप करती है, जिसकी वजह से मेरा घर नहीं चल पा रहा है। क्या कोई दामाद इतना भी नाराज़ हो सकता है अपनी सास के हस्तक्षेप से कि वो उसकी जान ही ले ले, और जान भी इतनी बेदर्दी से ले कि उसके 20 टुकड़े कर कर जंगल में 20 जगह फेंक दे। और उसकी प्लानिंग ये होती है कि जब छोटे-छोटे टुकड़े होंगे तो कोई भी जंगली जानवर उनको खा जाएगा और ये लाश पुलिस को कभी मिलेगी नहीं और मुझे कोई इसको नहीं पकड़ पाएगा। तो आज की कहानी है एक ऐसे ही दामाद की, जो पहले अपनी सास की टोका-टाकी से दुखी होता है, फिर दोनों को समझाता है। जब वो नहीं समझती तो किस तरीके से वो एक घिनौने क्राइम को अंजाम देता है। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की कहानी है बेंगलुरु से करीब 110 किलोमीटर दूर एक जगह है चिप्पी गनहल्ली। वहाँ पर एक आदमी के दाँत में दर्द होता है और उस दर्द की शिकायत उसको काफ़ी दिन से थी। लेकिन रात के समय उसके दाँत में दर्द होता है और उसकी पत्नी कहती है कि पड़ोस में ही एक डेंटिस्ट हैं, आप उनको क्यों नहीं दिखाते? अब वो कहता है कि वो डॉक्टर बहुत खड़ूस हैं और कभी वो हमसे बात नहीं करते और मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। यहाँ पर पत्नी पति को समझाती है कि तुम्हारा ईगो ज़्यादा है या तुम्हारा दर्द, हमें उनके बिहेवियर से क्या लेना? जाना, दिखाना और पैसे देना और अपने घर पे आना। अब ये सोच कर, क्योंकि दर्द उसके दाँत में बढ़ता ही जा रहा था, वो डॉक्टर के पास जाता है और अपनी पर्ची कटाता है और लाइन में बैठता है। धीरे-धीरे लाइन आगे बढ़ती है और उसका नंबर आता है और जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बड़ा अजीब लगता है और वो बड़ी मोहब्बत से उससे कहते हैं कि अरे, आप तो हमारे पड़ोसी हो और तुम्हें लाइन में लगने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें तो मैं बिना लाइन के ऐसे ही देख लेता। बिल्कुल घर के पास रहते हो और तुमने इतना तकल्लुफ़ क्यों करा? और वो उसका बहुत अच्छे से इलाज करते हैं और दवाई देते हैं और जो फ़ीस उन्होंने रिसेप्शन पे कटवाई थी, वो भी उसको वापस कर देते हैं। उसके बाद दोनों के अंदर मिलना-जुलना अच्छा हो जाता है, दोस्ती बढ़ती रहती है और इसी बीच डॉक्टर उनसे कहते हैं कि मैं थोड़ा परेशान हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अब यहाँ पर जिस आदमी के दाँत में दर्द था, वो कहता है, कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? अब हम एक दोस्त बन चुके हैं, तो आप जो भी कहोगे, हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर डॉक्टर उनको बताता है कि मुझे एक मर्डर करना है और इसके लिए ये आदमी बड़ी आसानी के साथ तैयार हो जाता है। कहता है, तुम्हारे लिए एक क्या, मैं कई मर्डर कर सकता हूँ। तो एक खबर आती है, पुलिस स्टेशन पे एक फ़ोन आता है और वो व्यक्ति बताता है कि मैंने अभी-अभी एक कुत्ते के हाथ में एक इंसान की बाजू देखी है, एक इंसानी हाथ देखा है और वो कुत्ता उसको कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाकर खाने की ताक में था और वो सारे गाँव को इकट्ठा करता है, जो आस-पास के लोग थे, और कुत्ते के पीछे सब भागते हैं। अब ये देखकर कुत्ता भी घबरा जाता है कि इतने सारे लोग मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं, और वो उस हाथ को वहीं छोड़ता है और अपनी जान बचाकर भागने में ही अपनी सलामती समझता है। अब उसको काली पॉली बैग के अंदर वो हाथ था, जो आधा बाहर और आधा अंदर था। पॉली बैग को पूरा हाथ निकाला जाता है, तो उसकी जो उँगलियाँ थीं, उसमें अंगूठी थी और कुछ चूड़ियाँ थीं, जिससे पता चलता था कि ये हाथ किसी महिला का है। पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है, हाथ को अपने कब्जे में लेती है और हाथ का मिलने का मतलब था पुलिस के लिए एक नया केस, और अगर हाथ है तो ज़ाहिर-सी बात है फिर बाकी के पार्ट्स कहाँ पर हैं। अब पुलिस सर्च अभियान चलाती है और धीरे-धीरे उसके टुकड़े मिलने शुरू होते हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, करीब 5 किलोमीटर के दायरे में 19 टुकड़े पुलिस को उस बॉडी के मिलते हैं, जिसको जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद देखा जाता है कि बॉडी पूरी हो चुकी है, लेकिन उसका जो 20वां हिस्सा था, यानी कि सर, वो पुलिस को हाथ नहीं आता। अब पुलिस के लिए इसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी थीं
जो पुलिस को बड़ा हैरान करती हैं। पहली चीज़ ये थी कि जिसने भी उसके बॉडी के टुकड़े किए थे, वो कोई प्रोफ़ेशनल था। यानी कि या तो कसाई था, जो बिल्कुल जोड़ से जो जोड़ों से की तरफ से काटता है, या फिर वो कोई डॉक्टर था। क्योंकि जितने भी उसके टुकड़े करे गए थे, बड़ी सफाई के साथ जो जोड़ हैं उनको बिल्कुल तरीके के साथ अलग किया गया था। मतलब उल्टे-सीधे तरीके से नहीं काटा गया था। जैसे कोई भी किसी की हत्या करता है, तो उल्टा-सीधा काट देता है। लेकिन यहाँ पर बड़े तरीके से उसके जोड़ों से अलग किया गया था और सारे पार्ट्स किसी धारदार हथियार से अलग किए गए थे। यहाँ पर दूसरी चीज़ पुलिस को ये लगता है कि जितने भी उसके गहने थे, या जैसे चूड़ी थी, अंगूठी थी, वो हत्यारे ने नहीं ली थी। जिससे पता चलता था कि ये काम लूट-पाट के लिए नहीं किया गया है, और लूट-पाट अगर आदमी करेगा भी और मार भी देगा भी, तो भी वो 20 टुकड़े तो करेगा नहीं, अगर वो लूट-पाट में हत्या भी कर देगा। तो ये तो बिल्कुल ज़ाहिर था कि किसी ने जानबूझकर हत्या करी है, और 20 टुकड़े इसलिए करे हैं कि पुलिस के हाथ ये बॉडी ना लग पाए, और जंगली जानवर छोटे-छोटे टुकड़े टुकड़े होंगे, तो वो उनको खा जाएँगे और पुलिस हम तक कभी नहीं पहुँचेगी, क्योंकि पुलिस को कभी लाश ही नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ थी कि महिला हो सकता है कहीं दूर की हो, क्योंकि जो आदमी इतनी होशियारी कर रहा है, इतनी चालाकी दिखा रहा है कि 20 टुकड़े कर कर अलग-अलग जगह फेंक रहा है, तो ये भी ज़ाहिर है कहीं वो दूर से ही आया हुआ होगा। और सारे टुकड़े उसने काली पॉलीथीन में इकट्ठे किए थे, और पॉलीथीन को वो गाड़ी चलाता रहा और फेंकता रहा। अब यहाँ पर पुलिस को ये साफ हो जाता है कि कातिल हमको कन्फ्यूज़ करना चाहता है। टुकड़े बड़े सलीके से किए गए हैं। गहने जो भी चूड़ी और अंगूठी वगैरह हैं, वो बादस्तूर उसके ऊपर हैं, और किसी भी तरीके से वो चाहता है कि वो पुलिस के हाथ ना आए। ज़्यादातर सारे कातिल यही सोचते हैं कि पुलिस उनको कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, और यही सोचकर वो हत्या भी करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी हत्यारे को ये लगेगा कि वो पकड़ा जाएगा, तो कभी क्राइम करेगा ही नहीं। खैर, अब यहाँ पर पुलिस इसका पता लगाना शुरू करती है। जितने भी आस-पास के पुलिस स्टेशन थे, या जो भी चौकी थी, या जितने भी गाँव थे, सब में ये जानकारी ली जाती है कि कोई किसी महिला के गायब होने की कोई एफआईआर किसी ने लिखवाई है। तो करीब 48 घंटे बाद पुलिस को पता चलता है कि एक जगह पर एक महिला है जिसका नाम है लक्ष्मी देवी, उम्र करीब 42 साल है, और वो 3 अगस्त से गायब है। और ये एक वहाँ पर ज़िला है कुंकरू, कुंकरू ज़िले से 3 अगस्त से लक्ष्मी देवी गायब है। अब पुलिस वहाँ पर जाती है, और उसकी जब भी कोई एफआईआर ऐसी लिखवाता है, तो उसके अंदर हुलिया पुलिस वाले पूछते हैं, या कोई तस्वीर उसकी लेते हैं। तो जिसने भी वो एफआईआर लिखाई थी लक्ष्मी देवी के नाम से, उसके पति को बुलाया जाता है, और उसको वो बिना सर की कटी लाश, जो 19 टुकड़े थे, उनको जोड़कर उसको दिखाया जाता है, जिसमें वो कोई हाथ पर ऐसा निशान था कि वो व्यक्ति देखता है और उसको देखकर रोने लगता है, और वो कहता है कि ये लाश मेरी पत्नी की ही है, लेकिन इसका सर कहाँ है, और इतनी बुरी मौत, इतनी इससे कौन नफ़रत करता था जिसने इतने बुरे तरीके से मेरी पत्नी की हत्या करी। और वो देखकर बहुत दुखी होता है और बहुत रोता है। उसके बाद फिर पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाती है, और उससे पूछती है कि तुम्हारी किसी से कोई ऐसी दुश्मनी हो, या किसी के साथ कोई ऐसा बैर हो। लेकिन यहाँ पे वो बताता है कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी पत्नी अपनी बेटी तेजस्वी के यहाँ मिलने के लिए गई थी, और जब वो उधर से वापस अपने घर के लिए आई थी, तो बीच रास्ते से ही वो गायब हो गई थी। उसके बाद वो जब घर पर नहीं आई, तो मैंने फिर ये एफआईआर लिखा था। अब पुलिस ये पता करती है कि जब पुलिस को ये पता चलता है कि किसी से कोई लेना-देना, कोई प्रॉपर्टी का विवाद, कोई लड़ाई-झगड़ा है ही नहीं, तो खैर अब पुलिस आगे की कार्रवाई करती है, और वो वहाँ जितनी भी दुकानें थीं, उनसे पता करती है क्या कोई ऐसी गाड़ी थी जो संदिग्ध हालत में तुम्हें लगी हो, कोई अजीब तरीके से लगी हो, कोई टू व्हीलर हो या कोई बड़ी गाड़ी हो, क्योंकि कोई लाश के 20 टुकड़े कोई बाइक से तो फेंकेगा नहीं। तो पुलिस को ये ज़्यादातर यही डाउट था कि वो कोई कार ही होगी, और क्योंकि 5 किलोमीटर दूर ना ही कोई साइकिल से जाएगा, तो पुलिस अपना ये आइडिया लगाती है, और सीसीटीवी फुटेज जो उस 5-10 किलोमीटर के दायरे में थे, वो देखना शुरू करती है, क्योंकि आजकल सीसीटीवी फुटेज इतने ज़्यादा हैं, हर दुकानों पे हैं, और जो कुछ बैंकों के लगे होते हैं, कुछ एटीएम के होते हैं। तो एक कार उनको ऐसी दिखाई देती है जिसका बोनट कुछ अलग तरीके का था,
मॉडिफाई किया हुआ था। खैर ये भी कोई ज़्यादा अजीब नहीं था, क्योंकि बोनट वगैरह बहुत सारे लोग कार को मॉडिफाई कराते हैं। लेकिन उसके अंदर एक दूसरी चीज़ ये थी कि जो उसके ऊपर नंबर प्लेट थी, तो 2 नंबर प्लेट जो आगे की और पीछे की दोनों अलग-अलग नंबर थे। अब पुलिस को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अगर कोई नंबर फेक भी लगाता है, गलत नंबर प्लेट भी लगाता है, तो एक जैसे नंबर ही लगाता है। यहाँ पर उसने 2 नंबर प्लेट और दोनों अलग-अलग नंबर प्लेट लगाई हुई है, दोनों का नंबर अलग-अलग है। अब ये काम आदमी तभी करता है, जब वो कोई क्राइम करने जा रहा हो, कोई बैंक लूटने या हत्या करने, तो सबसे पहले उसका काम यही होता है कि गाड़ी या तो चोरी की होगी या फिर वो नंबर चेंज करेगा, जिससे पुलिस उसको कभी पकड़ ना पाए। तो पुलिस इस गाड़ी की तहकीक शुरू करती है। अब क्योंकि नंबर तो उसके गलत थे, तो उसको पुलिस पहुँचेगी कैसे उसके जो असली ओनर था उसका। तो पुलिस उस बोनट को अपना एक हथियार बनाकर चलती है कि जितने भी वहाँ पर मार्केट थी जो कार रिपेयरिंग की, और जो मॉडिफाई करते हैं वो कुछ कम ही मिस्त्री होते हैं ऐसे मैकेनिक, तो वो उनके पास जाते हैं और वो वीडियो दिखाते हैं। एसयूवी कार है और उसका बोनट मॉडिफाई है, क्योंकि नंबर तो उसके फेंके निकल ही गए थे। तो वहाँ पर कुछ दुकानों पे घूमने के बाद में एक मार्केट में एक दुकान ऐसी मिलती है और वो बताते हैं कि ये गाड़ी मैं जानता हूँ किसकी है, और इसका जो बोनट है वो हमने ही मॉडिफाई किया था। तो अब उससे पता करा जाता है किसकी है, तो बताता है कि ये एक सतीश नाम का कोई व्यक्ति है और ये उसकी गाड़ी है। अब सतीश का उसको नंबर दिया जाता है। तो 3 तारीख का ये वाक़या था, जब वो कुत्ते के मुँह में वो हाथ मिला था। 4 तारीख से ही सतीश का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था, और पुलिस को ये कन्फर्म हो जाता है, क्योंकि गाड़ी की नंबर प्लेट अलग है और उसका नंबर भी स्विच ऑफ है। तो सतीश ने ही कहीं न कहीं गड़बड़ किया है, और सतीश की पहचान करने के लिए और पुलिस अपनी दबिश देना शुरू करती है। जो भी उसके रिश्तेदार होते हैं, सबसे पूछा जाता है, उसके घरवालों से पूछा जाता है। अब कुछ दिन बाद पता लगता है कि चिकमंगलुरु में सतीश कहीं छुपा हुआ है। पुलिस वहाँ पर जाती है और सतीश को और उसके साथ एक उसका दोस्त होता है किरण, दोनों को गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन लाती है। अब उनसे पता करती है कि तुम कहाँ थे और तुम्हारा स्विच ऑफ क्यों था? तो वो बताते हैं कि हम किसी से डरे हुए थे, इसीलिए हम वहाँ छुपे थे। बाकी हमने हत्या नहीं करी है, और ये गाड़ी तो मैंने 6 महीने पहले ही बेच दी थी। अब क्योंकि गाड़ी जिसके नाम होगी तो पुलिस तो उसी को उठाएगी। अब पुलिस बताती है गाड़ी तुम्हारे नाम है, अगर तुमने गाड़ी बेच दी थी तो तुमने उसके नाम ट्रांसफ़र क्यों नहीं कराई? और अगर नहीं कराई तो फिर तुमने बेची किसको? अब पुलिस जब उस पर शुरू में पुलिस को घुमाता है, जैसे ज़्यादातर अपराधी ये करते ही हैं। लेकिन पुलिस की जब सख्ती वो देखता है तो वो बताता है कि एक उसके दोस्त हैं, जिनका जिनका नाम है डॉक्टर रामचंद्रिया। मैंने अपनी गाड़ी उनको दे दी थी, अब क्योंकि मेरे दोस्त थे तो मैंने इसलिए उसको ट्रांसफ़र भी नहीं कराया। अब पुलिस फ़ौरन रामचंद्रिया के पास पहुँचती है और उनका मोबाइल की सीडीआर देखी जाती है, और सीडीआर में और फिर वो लाश उनको बताई जाती है, दिखाई जाती है। यहाँ पर जब ये लाश की पहचान उसके पति ने करी थी, लक्ष्मी देवी, तो उसके पति को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि जो गाड़ी थी वो डॉक्टर रामचंद्रिया की थी, जो वहाँ पर संदिग्ध हालत में पहुँचाई गई थी। तो वो बताता है कि वो तो हमारे दामाद हैं। अब ये देखकर पुलिस सख्ते में आ जाती है कि डॉक्टर रामचंद्रिया आपके दामाद हैं। तो वो व्यक्ति बताता है कि उन्हीं के घर तो हमारी बेटी ब्याही है और वहीं पर तो वो मिलने के लिए गई थी, और उसके बाद से ही नहीं मिली। अब यहाँ पर एक तरीके से कड़ी से कड़ी मिल चुकी थी। अब पुलिस फ़ौरन डॉक्टर रामचंद्रिया को उठाती है और उनसे पता करती है कि बताइए आपने अपनी सास की हत्या क्यों की? पहले वो भी मना करते हैं, लेकिन फिर पुलिस के सामने जैसा कि सभी टूट जाते हैं, वो भी टूटते हैं और वो फिर जो कहानी सुनाते हैं, वो बड़ी अजीब थी, और मेरे ख़्याल से घर-घर की कहानी है। कहानी यही थी कि डॉक्टर साहब की उम्र थी करीब 42 साल, 40 और 45 के बीच में थी, और सेम यही उम्र उनकी सास की भी थी। लेकिन डॉक्टर की ये दूसरी शादी थी, और उन्होंने अपने से 20 साल छोटी लड़की से शादी की थी। यानी कि बिल्कुल हम उम्र उनकी सास थी, और उनकी जो बेटी थी 20 साल की, उनसे छोटी, उससे उनकी शादी हुई थी। अब उनको ये लगता था, एक तो मेरा और मेरी पत्नी की उम्र में बहुत फ़र्क था। दूसरा जो मेरी सास थी ये लक्ष्मी देवी, इसकी टोका-टाकी बहुत ज़्यादा हमारे घर में थी। जब तक इसका फ़ोन घर पर नहीं आता था, तो सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता था। लेकिन जैसे ही इसका फ़ोन आता था मेरी सास का, और मेरी पत्नी अपनी माँ से बात करती थी, तभी हमारे घर के अंदर कलेश और लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते थे। क्योंकि वो चीज़ें ऐसे-ऐसे टॉपिक मेरी पत्नी को बताती थी, जिससे उसका मूड और मेरा भी मूड ख़राब हो जाता था।
और उसके इसी टोका-टाकी से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि मैंने कई बार अपनी सास को ये समझाने की कोशिश करी कि आप हमारा घर ठीक-ठाक चलने दो और अब मेरी पत्नी को आप फ़ोन ना करो। लेकिन वो ये चीज़ फिर मेरी पत्नी को बताती थी और मेरी पत्नी फिर मुझसे लड़ती थी। अब मुझे लगा कि एक तो उम्र का बहुत फ़र्क है, दूसरा मेरी सास की बहुत ज़्यादा टोका-टाकी है। एक शादी मेरी पहले ही टूट चुकी है और कहीं ऐसा ना हो, ये दूसरी भी शादी मेरी टूट जाए। मैं किसी भी तरीके से चाहता था कि मेरा घर बस जाए और मेरा घर बचा रहे। इसके लिए मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया और अपनी सास को भी बहुत समझाया, लेकिन दोनों माँ-बेटी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। कई-कई घंटे वो फ़ोन पर बात करती थी और हर हफ्ते या हर दूसरे-तीसरे दिन मेरी सास हमारे घर आ जाती थी और उन्होंने एक तरीके से मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना रखा था। और उसके बाद फिर मैंने फरवरी में फैसला किया कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी और अपना घर बचाना है, तो मुझे अपनी सास को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब उसके लिए फिर मैंने प्लानिंग शुरू की। बहुत सारे ऐसी क्राइम स्टोरी वगैरह देखी और उसके लिए फिर मैंने देखा कि पुलिस किस तरीके से पकड़ सकती है, किस तरीके से पुलिस लाश बरामद करती है। तो सबसे पहले जो तैयारी की थी, जो उसके पास अपने दाँत दिखाने के लिए आया था, जिसके दाँत में दर्द था, उसका नाम था यही सतीश, जो जिसको पुलिस ने वहाँ से उठाया था और जो कह रहा था मेरा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है। वो डॉक्टर का दोस्त था। तो अब सबसे पहले तो वो उसी पर ये एहसान दिखाता है कि देखो हम कितने अच्छे दोस्त हैं। 2 लाख में वो अपनी सास की सुपारी देता है और 50,000 रुपए एडवांस देता है। और उसके बाद फिर दोनों के अंदर ये प्लानिंग होती है कि मुझे एक आदमी की और ज़रूरत है। तो जो उसका कज़न ब्रदर था, सतीश का किरण, उसको भी साथ में लिया जाता है और 50-50 हज़ार रुपए दोनों को एडवांस सुपारी दी जाती है। उसके बाद डॉक्टर फिर रिसर्च शुरू करता है कि हत्या ऐसी हो कि हत्या लगे ही ना और कभी भी हम पकड़े ही ना जाएँ। उसके लिए सबसे पहले वो सतीश की गाड़ी खरीदता है और उसका बोनेट वगैरह मॉडिफ़ाई कराता है और उसको लगता है जब हत्या हम कर देंगे, उसके बाद लाश को हम ठिकाने इसी गाड़ी से लगाएँगे और उसके बाद कार को हम वापस जैसी पहले थी, उसका बोनेट वगैरह वैसा ही करा देंगे जिससे पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगी। दूसरा, फिर वो उसको लगता है कि गाड़ी का नंबर चेंज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीसीटीवी वगैरह हैं जिससे हम पकड़े जा सकते हैं। तो वो 2 अलग-अलग फेक नंबर प्लेट का इंतज़ाम करता है। उसके बाद फिर उसको लगता है कि और किस तरीके से पुलिस हमें पकड़ सकती है। तो वो यहाँ पर वो सोचता है कि अगर बॉडी पुलिस को मिले ही ना, तो फिर वो कैसा रहेगा? तो उनकी ये प्लानिंग होती है कि उसको अपनी सास की हत्या करनी है और हत्या करने के बाद फिर उसके हम इतने छोटे-छोटे टुकड़े करेंगे और जंगल में फेंक देंगे। तो जंगल में जो जंगली जानवर हैं और जो छोटे से छोटा भी जानवर हो बड़ी आसानी के साथ उस टुकड़े को खा सके और जिससे वो हमें लाश नहीं मिलेगी तो ना ही हम पकड़े जाएँगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो डॉक्टर थे और ऑपरेशन वगैरह करते थे, तो इस तरीके से जो सर्जिकल ब्लेड होता है, जो भी उनकी डॉक्टरों के छुरी-चाकू होते हैं, वो बड़े तरीके से और बड़े करीने के साथ बॉडी के पार्ट्स को अलग-अलग करते हैं। जिससे पहला डाउट पुलिस को यही हुआ था कि ये काम या तो किसी डॉक्टर का है या किसी कसाई का है। उसके बाद जब उनकी प्लानिंग पूरी हो जाती है, उस प्लानिंग को फिर अंजाम देने के लिए अब क्योंकि सास हर तीसरे दिन उसके घर पे आती थी, वो उसी के लिए पहले से दुखी था और सास जैसे ही आती है और वो अपने घर से जाने लगती है अपनी बेटी तेजस्वी से मिलके, तो डॉक्टर साहब बड़ी मोहब्बत दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। अब सास को लगता है कि दामाद आज बड़ी सेवा कर रहा है, चलो। अब वो उसके साथ जो एक्सयूवी गाड़ी थी, उसमें बैठती हैं और आगे जाकर ये सतीश और किरण दोनों मिलते हैं। अभी डॉक्टर उनको भी ले लेते हैं। अब गाड़ी के अंदर 4 जने थे, जो रामचंद्रिया डॉक्टर साहब और उनकी सास लक्ष्मी और किरण और सतीश। और जैसी गाड़ी हाईवे पर पहुँचती है, ये दोनों डॉक्टर साहब के इशारे का इंतज़ार कर रहे होते हैं और जैसे ही डॉक्टर साहब का इशारा मिलता है, वो उसी के रुपट्टे से लक्ष्मी देवी की गला घोंट देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद जो इन्होंने छुरी-चाकू पहले से ही वे खरीद रखे थे, लाश को वापस लेकर जाते हैं फार्म हाउस पर और वहाँ पर जाकर बड़े आराम के साथ जैसे कोई ऑपरेशन चल रहा हो, इस तरीके से वो अपनी सास के टुकड़े करते हैं और काली पॉली बैग जो उन्होंने पहले से खरीद रखी थी, सारे पार्ट्स उसके अंदर डाले जाते हैं और उसके बाद फिर दोनों उसी कार में बैठते हैं, ये तीनों। और जैसे कोई किसी जानवर को या बंदर वगैरह को केले डालते हुए, मूँगफली डालते हुए लोग चलते हैं, पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा। इस तरीके से वो पैकेट फेंकने शुरू कर देते हैं और करीब 5 किलोमीटर दूर तक कुछ पैकेट इधर की खिड़की से राइट में, कुछ लेफ्ट में, इस तरीके से फेंकते चले जाते हैं। और उसके बाद जो सर था,
उसको वो ले जाकर कहीं पर दबा देते हैं और आने के बाद बिल्कुल बेफिक्र, क्योंकि पुलिस अब हमें कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। कार के दोनों नंबर प्लेट अलग-अलग हैं, कार को हमने मॉडिफ़ाई करा हुआ है और उनको लगा के अब ये कभी भी ये चीज़ साजिश हमारी नहीं खुलेगी और हम सारी ज़िंदगी आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन शायद वो ये भूल चुके थे कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जो कानून के जो अधिकारी हैं, वे अधिकारी ऐसे हैं कि जितनी भी क्राइम स्टोरी हमने सुनाई है, पता नहीं कौन-सी चीज़ पर केस खुलता चला जाए। कोई ना के बराबर, कितनी भी आदमी फ़िल्में देख ले, कितनी भी क्राइम स्टोरी है, कितना भी कुछ भी देख ले, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई गलती ऐसी वो कर देता है। या ये कहें कि को जो पुलिस अधिकारी हैं, कोई न कोई ऐसी चीज़ पकड़ते हैं, कोई न कोई रस्सी वो ऐसी पकड़ लेते हैं जिस डोर को पकड़ते और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए वो कातिल तक पहुँच जाते हैं और कातिल अ, बिल्कुल अपनी सही जगह जेल में पहुँच जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये था कि एक पत्नी की माँ की ज़्यादा टोका-टाकी, और क्योंकि सभी माँ-बेटी फ़ोन पर बात करती हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन घर के अंदर इतना ज़्यादा इंटरफेयर होना, जिससे दामाद के अंदर इतना ज़हर बनता चला गया और उसके समझाने के बावजूद भी वो दोनों माँ-बेटी नहीं मानी और यहाँ पर बेटी को भी सोचना चाहिए था कि हमारा घर अगर बिगड़ रहा है, अगर मेरे पति को ये चीज़ पसंद नहीं है, भले ही वो उसको ना भड़का रही हो, ना टोका-टाकी कर रही हो, लेकिन पत्नी को सबसे पहले अपना घर ही बचाना है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो। उसके लिए वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी अपने बच्चों के लिए सब दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं मानती और ये बहुत सारी शिकायतें हैं। कोर्ट के अंदर ज़्यादातर केस आपको ऐसे ही मिलेंगे और हर तीसरा आदमी आपको ये ऐसा ही मिलेगा, जिसकी यही शिकायत होगी कि उसके उसका घर, उसकी पत्नी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके जो सास है, उसके जब फ़ोन आते हैं और जब वो बात करती है, जब वो सास आती है, तो घर के अंदर कलेश शुरू हो जाता है। और यही जो कलेश था और यही ज़हर एक पढ़े-लिखे डॉक्टर के अंदर बनता चला गया और उसने इतना गहरी साजिश रची और इतना खतरनाक कदम उठाया। अब ज़ाहिर-सी बात है सारी ज़िंदगी उसको जेल में काटनी पड़ेगी। फांसी है, उम्र कैद है और कोर्ट के चक्कर हैं ज़मानत मिलने के बाद भी, और इतनी जल्दी ज़मानत भी मर्डर में नहीं मिलती। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, ये सच्ची घटना। इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएँ और अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।